अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा ऐसे देखेंगे चीज़ों को कि पहले हम बुकिश वे में हमने चीज़ों को देखा है और समझा है कि हमारे पास पहले से ट्रेन्ड मॉडल्स थे और वो वाले डेटा सेट्स थे, जो डेटा सेट्स ऑलरेडी केगल के ऊपर पड़े हुए हैं। वहाँ से हमने डेटा सेट्स को उठाया और मुख्तलिफ मॉडल्स को ट्रेन किया, उनके ऊपर मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस की और उनकी नोटबुक्स हमारे पास 7 पीएम वाले चैट में ऐड हुई हुई हैं। अब ये कहता है कि अगर हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं तो बेसिकली किस तरीके से चीज़ें होती हैं। इस चैप्टर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो इसी चीज़ के ऊपर कंसिस्ट है। तो ये कहता है कि आपके पास ऑलरेडी क्या था, आपके पास पहले ऑलरेडी डेटा सेट्स मौजूद थे जिनको आपने बस इमीडिएटली उठाया और मॉडल ट्रेनिंग आपने स्टार्ट कर ली। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, इस तरह से नहीं होता। हम हमेशा डेटा सेट की तरफ से स्टार्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आता है तो क्लाइंट आके आपको ये नहीं कहता कि ये डेटा सेट है, बल्कि वो आपको कहता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो अगर हम इमेजिन करें मशीन लर्निंग की, अगर आपकी एक मशीन लर्निंग की कंसल्टिंग शॉप हो या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस हो जहाँ पे आप एआई का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पे क्या-क्या काम हो रहे होते हैं, फैंसी वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम देखें कि ऐसा गूगल पे भी होता है। अगर हम पर्सनलाइज्ड फोटो सर्च इंजन बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम सिर्फ वेडिंग ड्रेसेस को हम सर्च करते हैं तो वो तो टेक्स्ट होता है, उससे वो बहुत सारी पिक्चर्स आपको जहाँ जहाँ वेडिंग की पिक्चर्स होती हैं वहां से वो पिक्चर्स उठा के दे देता है गूगल पे भी अगर हम सर्च करें। इसी तरह से अगर हम पर्सनलाइज्ड एक सर्च इंजन बनाते हैं और वहां पे हम पिक्चर शेयरिंग एक सोशल नेटवर्क बना दें और वहां पे हम वेडिंग टाइप करेंगे तो वो हर तरह की पिक्चर्स को जो वेडिंग से रिलेटेड होगा वो उठा के ले आएगा। तो उसमें और उसमें मैनुअल टैगिंग नीड नहीं करेगी, यानी मैनुअली अपने पिक्चर्स को पहले से टैग नहीं किया। वो कैसे पॉसिबल होता है, अगर हम वैसे ही इसको बात करें तो ऐसे पॉसिबल होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50,000 पिक्चर्स, जितना बड़ा हम जितनी ज्यादा ट्रेनिंग चाहते हैं, जितना ज्यादा लर्निंग उसकी चाहते हैं, तो उतनी पिक्चर्स को हम डीप लर्निंग के एक मॉडल के अंदर डालें और उससे कहें कि इसको लर्न कर ले कि वेडिंग की पिक्चर्स के फीचर्स क्या-क्या होते हैं। और उसके बाद जब हम उससे कोई भी पिक्चर दिखाएँगे जो जिसमें वेडिंग का ड्रेस होगा तो पहचान जाएगा। और फिर अगर हम उसको कनेक्टेड रखते हैं इस चीज़ से कि जब हम टेक्स्ट उसको सर्च इंजन के थ्रू उसको टेक्स्ट दें, तो वो वेडिंग की जो ड्रेसेस वाली पिक्चर्स हैं, उन्हीं को लेके आएगा। और मेबी ड्रेसेस ना हो उसमें सारा एक एनवायरनमेंट ही हो पूरा, लेकिन वो किसी भी चीज़ से उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकता है या मुख्तलिफ पैटर्न से उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। तो हम अगर इससे पूछें उम कि ये काम किस तरीके से कर रहा होता है, ये कुछ डिटेल्स में यहाँ पे बता रहा है कि डीप लर्निंग की जो इमेज रिकग्निशन का मॉडल होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगाते हैं और ये रिकग्नाइज करता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को भी, फेसेस को भी, ड्रेसेस को भी। ऑब्जेक्ट में बेसिकली सब कुछ आ जाता है और समटाइम्स सीन्स को भी। जैसे अगर हम किसी पिक्चर को देख रहे होते हैं तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पिक्चर में शादी हो रही है, उसी सेम पैटर्न पे वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफ़ाई कर रहा होता है और उसको सेंस करता है और बता देता है, मुख्तलिफ पैटर्न्स को लर्न करके कि ये वेडिंग की पिक्चर है। दूसरा पॉइंट हम देखें अगर, तो ये कहता है फ्लैगिंग स्पैम एंड ऑफेंसिव टेक्स्ट कंटेंट अमंग द पोस्ट ऑफ अ बडिंग चैट ऐप। अगर आपके पास लाइक अगर हम ईमेल को के स्पैम को भी अगर हम चेक कर लें तो हम किस तरीके से उसको देखते हैं
कि कुछ ईमेल्स होती हैं हमारे पास जो आती हैं जिसमें हद से ज्यादा लिंक्स हो, अगर बहुत सारे लिंक्स डले हों। अदरवाइज उसमें जो लैंग्वेज अक्सर यूज हुई हुई होती है उस लैंग्वेज में रिपीटिशन हो रही होती है। तो वही उसी पे हम अगर अपने मॉडल को ट्रेन कर दें तो वो उसको आइडेंटिफाई कर जाता है कि अगर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिंक्स हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, तो वहां पे वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो है इसको फिल्टर कर लेता है कि जी ये स्पैम है। अच्छा, और इसी तरीके से ऑफेंसिव ऑफेंसिव कुछ कंटेंट हो सकता है, ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं जिसको हम मॉडल को ट्रेन करते हैं कि ये वर्ड्स जहां जहां यूज हो रहे हो वहां पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, उस डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि ऐसा कोई डेटा शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास स्नैपचैट है तो स्नैपचैट पे अगर आप देखें कि आपके पास एक एआई, आई थिंक एआई बडी है या एआई फ्रेंड है, इस तरह से कुछ है जो जो ऐड हो गया है। अब अगर आप उससे कोई ऐसी बात करेंगे जिसमें कोई गाली हो तो वो फौरन कहता है कि आई एम एन एआई असिस्टेंट, और दैट्स नॉट गुड टू से लाइक दैट। तो उसको वहाँ डेटा रिस्ट्रिक्ट करके एक मैसेज जनरेट कर देते हैं कि ये मैसेज जब भी तुमसे कोई ऐसी बात करेगा, ऐसे वर्ड्स को यूज करेगा, ऐसे ऐसे या ऐसे वर्ड्स को यूज करेगा, तो तुम वहां पे उसको ये मैसेज कन्वे कर दोगे। देन हमारे पास और इस तरह की चीजें हैं। बिल्डिंग अ म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर यूजर ऑफ एन ऑनलाइन रेडियो। अब इसकी मिसाल हमारे पास ऑनलाइन रेडियो ने, अगर हम यूट्यूब की मिसाल लें कि हम ने जो पिछले महीने गाने सुने होते हैं और हम इस महीने की जो नई सर्चिंग करते हैं, और हम जब सर्चिंग करते रहते हैं तो वो पिछले महीने की और उससे पिछले महीने की और उससे पिछले महीने की सॉन्ग्स वो भी हमें रिकमेंडेशंस में दे रहा होता है। तो वो भी किस तरीके से है कि इसका प्रोसीजर तो काफी सारा है, लेकिन बेसिकली बस अगर हम इसको समझें तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली काम सारा डेटा का ही है, कि वो डेटा को देख रहा होता है, आपकी हिस्ट्री को देख रहा होता है कि हिस्ट्री में आपने कौन कौन से गाने सुने हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी, इंटरेक्शंस क्या थे। और फिर अगर हम ऐसे एल्गोरिथम लगाएं जिसमें हम ये ऐसे देखें कि किस एज के बच्चे, 20 से 15 से 25 साल के लोग जो होते हैं वो ज्यादातर किस तरह के गाने सुनते हैं। तो हमारे पास हम जिस भी चीज को लॉग इन करते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो हमारी सारी गई भी होती है। देन फिर वो उसको इस तरह से भी सेंस करता है कि आपने अगर पॉप म्यूजिक पहले सर्च किया है तो वो फिर बार बार आपको पॉप म्यूजिक से रिलेटेड या पॉप म्यूजिक के गाने दिखाता सुनाता रहेगा। डिटेक्टिंग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा, ये वाला भी मॉडल बहुत मशहूर है कि आप क्रेडिट कार्ड का जो प्रॉब्लम होता है तो उसको किस तरीके से ये डिटेक्ट करता है। इसकी वेरियस टेक्निक्स होती हैं। जैसे अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने का आपको खदशा होता है तो सबसे पहले तो जिस जगह पे जो कस्टमर बैठा होता है उसका आईपी एड्रेस वहां पे जा रहा होता है, लाइक आईपी एड्रेस शेयर हो रहा होता है कि ये किस जगह, अब ये मोस्टली इसने किस जगह पे बैठ के ट्रांजेक्शन्स किए। तो ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन का डेटा ले लेता है, बेसिकली सारा जो इसका सोल है, इसका एसेंस है, डेटा है। डेटा ले लेगा और देन उसमें इंक्लूड करेगा डिटेल्स, अमाउंट्स, टाइम स्टैम्प, लोकेशन, यूजर इंफॉर्मेशन एंड एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे हम जब भी बैंक कॉल करते हैं तो वो हमसे पूछता है आपकी मदर का नाम क्या है, अगर हमें कोई भी चेंजेस कराने हो तो वो देखेगा कि अमाउंट, यूजुअली ये बंदा कितने अमाउंट निकालता रहता है। अब जैसे जिसका अकाउंट स्टैटिक पड़ा है एकदम, वो क्या जाके जी 10 लाख निकाल दे, तो वहीं पे वो एल्गोरिथम क्यूरियस हो जाता है कि आया कि ये वही है या नहीं है। टाइम स्टैम्प के कितने कितने, अच्छा अगर मैंने हर हर महीने 10,000 निकालने हैं और एक महीने जाके मैं 10 लाख बोलूंगी तब भी वो कहेगा कि एक तो या मैं इतने 3 महीने ना निकाले, या मैं हर महीने 5 तारीख को निकालती हूँ और उसमें मैं 25 तारीख को जाती हूँ, तो एल्गोरिथम फिर अलर्ट हो जाएगा। तो देर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू उसका डेटा को कलेक्ट करके और उसके बाद उसको इंसर्ट करके इन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। देन
और इसी तरह के ये 3-4 और वो हैं और सेम वे है, बार-बार वो यही बता रहा है कि डेटा को आप कलेक्ट करेंगे और डेटा को ट्रेन करेंगे, मॉडल की सिलेक्शन हमारी होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और यही इसी बात को जो है ये आगे भी डिस्कस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एथिकल वैल्यूज़ के बारे में ये बात बता रहा है कि हर काम को करने के कुछ एथिकल वैल्यूज़ होते हैं, इसको भी हैं। इसमें एथिकली क्या चीज़ है कि अगर आपके पास कोई डू एक तो बहुत कॉमन बात है जो इस बुक में नहीं है, जो मुझे लगती है आई हैव टू डिस्कस इट कि असाइनमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं मतलब जो जो बच्चों के असाइनमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। क्योंकि एक्चुअली ये उनका काम है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि भई आप हेल्प आउट हो जाओ हमसे, हम आपको सिखा देते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज़ किसी का काम करके नहीं देना चाहिए इसलिए कि ये उसका उसको सीखने की चीज़ है, इट इज़ एथिकली नॉट अ गुड थिंग। अच्छा इसलिए कहते हैं कि डूबियस प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि आप एक मॉडल ऐसा ट्रेन करें जिसमें आप किसी की शक्ल को देख के ये बता सकें कि वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। तो फिर ये कहता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो वैलिडिटी है, इस प्रोजेक्ट की वैलिडिटी आएगी कैसे? ये तो इस पे तो डाउट है ही है कि आप कैसे किसी की शक्ल को देख के बता सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं। आप उसके एटीट्यूड को देख के बता सकते हैं, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देख के बता सकते हैं, लेकिन फेस को देख के नहीं बता सकते। अगर उसके फेस की कोई पिक्चर किसी कोई डेटा किसी पुलिस स्टेशन में पड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसने ये कत्ल किया था, तो उसके ऊपर हम शक कर सकते हैं, अदरवाइज़ फेस को देख के नहीं बता सकते। अब ये कहते हैं कि अब ये क्लियर नहीं है कि ट्रस्टवर्दीनेस वुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन समवन फेस, किसी का फेस कैसे बता सकता है कि वो ट्रस्टवर्दी है? दूसरी चीज़ ये कि ये टास्क बहुत सारा जो पेंडोरा बॉक्स को ओपन कर देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओपन कर देता है कि आपको जो डेटा सेट रिक्वायर्ड होगा, वो किस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस ने उसको डेवलप किया होगा, कि वो कैसे एक ही तरह के ह्यूमन्स में से उन फेसेस को निकाल सकता है, किस बेस पे निकालेगा? क्योंकि हम तो खुद बताते हैं कंप्यूटर को कि अगर तुम्हें लाइक अगर हम उससे कहें कि ब्यूटीफुल फेस क्या है, तो हम उसको पूरा ट्रेन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि नोज़ ऐसी हो जिसको तुम ब्यूटीफुल कहोगे और वो अफ्रीकन नोज़ भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो तो वो येलो भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। तो हम सारी चीज़ें खुद उसको बताते हैं कि और ऐसे मॉडल भी हैं कि ये चीज़ होगी तो तुम उसको ब्यूटी के तुम्हारे ब्यूटी का क्राइटेरिया ये है और फिर तुम उसको ब्यूटीफुल असाइन कर दोगे ये 99% ब्यूटीफुल है, ये 100% है, ये 20% है, व्हाटएवर। लेकिन क्राइटेरिया हम देंगे। तो ये कहता है कि वो जो डेटा सेट जो कलेक्ट करने वाले लोग होंगे वो किस तरीके के होंगे? द मॉडल यू वुड ट्रेन ऑन सच डेटा वुड merely encode these same biases into a black box algorithm that would give them a thin veneer of legitimacy। तो हम ये काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास होता है उसी के थ्रू हमारा जो मॉडल होता है अच्छा या बुरा ट्रेन होता है। तो जहाँ डेटा में ही ये होगा कि हमें नहीं पता होगा कि किस तरीके का है, तो ऑफ कोर्स आपका मॉडल अच्छा ट्रेन नहीं हो सकता। इन अ लार्जली टेक इलिटरेट सोसाइटी लाइक आवर्स द एआई एल्गोरिथम सेट दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हमारी जो सोसाइटी है ये कहता है दैट्स ट्रू कि बहुत सारे लोग हैं जो टेक से इतने वाकिफ नहीं हैं। तो एआई एल्गोरिथम अगर किसी भी पर्सन को कहता है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, it strangely appears to carry more weight and objective than John Smith said this person cannot be trusted। तो ये ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी लोगों के लिए कि देखो, वो जॉन स्मिथ ने कहा उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन ये तो एआई का एल्गोरिथम कह रहा है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। Despite the former being a learned approximation of the latter, your model would be laundering in scale and worst aspect of human judgment। तो ये एक वर्स जजमेंट होगी जो कि एआई के थ्रू होगी जो कि बेहतर बात नहीं है विद नेगेट इफेक्ट्स ऑन द लाइव्स ऑफ रियल पीपल, जिसके बहुत नेगेटिव असरात होंगे जीते जागते असली आदमी के ऊपर। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने दी है कि टेक्नोलॉजी इज नेवर न्यूट्रल, टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं हो सकती। इफ योर वर्क हैज एनी इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड दिस इम्पैक्ट हैज अ मोरल डायरेक्शन। तो अगर आपका आपका वर्क को कोई इम्पैक्ट होना चाहिए वर्ल्ड के ऊपर तो वो लाजमी तौर पे उसकी मोरालिटी होनी चाहिए और मोरालिटी की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। आपकी जो टेक्निकल चॉइसेस हैं वो एथिकल चॉइसेस भी होनी चाहिए।
जब आप टेक्निकली किसी चीज़ को अडॉप्ट करें तो वो एथिकल लाज़मी हो, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ एआई से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब सीख जाते हैं लोग तो फिर उनको आइडिया होता है, उससे पहले उनको नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन इससे अच्छे-बुरे दोनों काम हो सकते हैं। ऑलवेज़ बी डेलिबरेट अबाउट द वैल्यूज़ यू वांट योर वर्क टू सपोर्ट, और हमेशा अपने वर्क को सपोर्ट करें और उसके उसमें एथिकल वैल्यूज़ को ख़ास तौर पे अम, ख़्याल में रखें। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमने बार-बार देखी, हमने क्या किया, हमने बने-बनाए डेटा सेट केरास से उठाए और उसके बाद हमने उसको फिट किया और हमारा मॉडल तैयार हो गया। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में तो आपको स्टार्ट करना होता है स्क्रैच से। अभी हम चैप्टर नंबर 6 में हैं। चैप्टर नंबर 7 में ये डेटा को हमने अभी डेटा को सिर्फ़ प्री प्रोसेस किया था। हमने उसमें फीचर इंजीनियरिंग की, हमने फीचर्स को निकाला, फीचर्स को ऐड किया, ज़ीरोज़ को ऐड किया, उसके फीचर्स को बैलेंस किया और कोरिलेट किया एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम क्योंकि हमारे पास बना-बनाया डेटा था, अब अगर हमसे कोई कहे कि हमारे पास डेटा ही बना हुआ नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे, वो उसको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 7 में बताएगा, लेकिन इस चैप्टर में कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर रहा है, वो चीज़ें क्या-क्या हैं। अच्छा, लर्निंग चैप्टर, अच्छा, ये जो लर्न हमने चैप्टर 4 और 5 में देखा है, उसको हम अपने दिमाग में रखते हुए अगर हम यूनिवर्सल वर्क फ्लो बनाएँ कि हम हमारा जो मशीन लर्निंग का जो वर्क फ्लो है, वो क्या होता है? मतलब वो किस तरीके से होता है? तो 3 चीज़ों के ऊपर हमारे ऊपर 3 चीज़ें, हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल और उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट, वो सब कुछ 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, डिफाइन द टास्क, देन डेवलप अ मॉडल एंड डिप्लॉय द मॉडल। डिफाइन द टास्क क्या है? आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट ये कहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपको उसका टास्क डिफाइंड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप डेटा की कलेक्शन कैसे होगी, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और हम हम उससे ये भी पूछेंगे कि तुम कैसे मेजर करोगे सक्सेस को, कि ये जो टास्क है ये सक्सेसफुल हो गया है। तो वो एक एंड एंड जो प्रोडक्ट होगा उसका वो एक पिक्चर या एक एक आपको वो दिखाएगा, या तो ऐप दिखाएगा या टेक्सचुअल फॉर्मेट में आपको देगा कि मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होती है, कि ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो दैट्स मीन मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड हो गई है। देन हम ये देखते हैं कि उसके बाद डेवलप अ मॉडल, जो हम करते हैं, हम ये करेंगे कि हम अपना मॉडल को डेवलप करेंगे। पहले प्रिपेयर करेंगे डेटा को कि क्या हमारा डेटा इस फॉर्मेट में आ चुका है कि मशीन लर्निंग का मॉडल उसको लेने के लिए तैयार है और प्रोसेस करने के लिए तैयार है। मॉडल की प्रोटोकॉल को हम सेलेक्ट करेंगे, सिंपल बेसलाइन ऑफ बी ट्रेन अ फर्स्ट मॉडल, सो ऑन। फिर हम कहेंगे कि डिप्लॉय द मॉडल। अब हमारा मॉडल बन गया, अब हम मॉडल को क्या करें, अपने हम गिटहब पे लगा दें? नहीं, अब हमें उसको उस फॉर्मेट में लेके आना है जिस फॉर्मेट में उसको यूज़र जो है वो यूज़ कर सके। हम क्या करेंगे, कोड उठा के अगर हम एज़ इट इज़ कोड उठा के क्लाइंट को दे दें, तो क्लाइंट क्या कहेगा कि जी अच्छा, बहुत अच्छा कोड बनाया। पहले आज से 1 साल पहले वैसे ऐसा हो रहा था कि मॉडल सिर्फ़ डिलीवर होते थे, लेकिन अब 1 साल से ऐसा होता है कि आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे ये ऐप बना दें, बैकएंड पे जो है वो मेरा ये काम एआई से रिलेटेड ये काम हुआ हुआ होना चाहिए। उसकी 2 एग्ज़ाम्पल्स दे देती हूँ जो हमने रिसेंटली पिछले साल और इस साल जो मॉडल बनाए। उसमें से एक मॉडल ऐसा था कि जो जॉर्जियन गैस कंपनी का एक बॉट था, जो कि बॉट चैट जीपीटी से कनेक्टेड था। देन उसके पास डेटा था जो कि कस्टमाइज़्ड डेटा था। कस्टमाइज़ डेटा पे उसको ट्रेन करने के बाद जब ऐसा होता है कि उसको हम वेबसाइट के फॉर्म में लेके आ गए। अब वो वेबसाइट पे बॉट पड़ा है, वो बॉट से आके यूज़र ये पूछता है कि मेरे लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? तो वो उसको बताता है प्रिकॉशंस ये हैं, और उस डेटा से रिलेटेड जो उसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि तुमने फंक्शनैलिटी चैट जीपीटी की यूज़ करनी है और यहीं से तुमने उसको बताना है, और लेकिन टेक्स्ट तुमने यहीं से लेना है जो हमने डेटा तुम्हें दिया हुआ है। तो वो उससे टेक्स्ट निकालता है, उसको बताता है, और इवन वो उससे ये भी पूछता है कि ये चीज़ें पूरी हैं तो तुम अंदर जा सकते हो, अदरवाइज़ तुम अंदर नहीं जा सकते।
ठीक है, तो ये इस हद तक हमें अपने मॉडल को डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना होता है कि आप एक एंड प्रोडक्ट और एक एंड रिजल्ट उसको दे सकें। वो ऐप की फॉर्मेट में हो, वेब पेज हो, वेब सर्वर पे हो, एंड सो ऑन। आई डोंट नो और कौन से तरीके होते हैं, लेकिन हम वेबसाइट और ऐप के ऊपर ज़्यादा देखते हैं। अब ये कहते हैं कि इन्हीं टॉपिक्स को अगर हम ज़्यादा इसको हम डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएँ, तो हम डिफाइन द टास्क में क्या करते हैं, उस टास्क को ये पूरा लाइक वो डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अगर आपको क्योंकि आपको 4 लाइनों में लिख के भेज देगा क्लाइंट पहले, सबसे पहले कि उसको ये चीज़ चाहिए। लेकिन आपको उसके लिए शायद 2 दिन भी सर्चिंग करनी पड़े और 2 हफ्ते भी करनी पड़े। आप ये देखेंगे कि डीप लर्निंग के, मशीन लर्निंग के प्री ट्रेन्ड मॉडल कहाँ पे पड़े। क्या मेरा टास्क जो मेरा क्लाइंट मुझे कह रहा है, वो टास्क और ये वाले मॉडल में कोई सिमिलैरिटी है? फिर हम कभी-कभार हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ भी चले जाते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसमें तो 2 मॉडल यूज़ होंगे या इसमें 3 मॉडल यूज़ होंगे और मेबी एक मशीन लर्निंग का हो और एक डीप लर्निंग का हो। फिर वो बात की बात है कि उसमें कनेक्टिविटी बनाते हैं, कनेक्शंस बनते हैं और उसके बाद उसको डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन व्हाई इज़ योर कस्टमर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व क्या करना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे एक एआई असिस्टेंट बनाना है जो पढ़ा सके, ट्यूटर हो वो। तो फिर आप ये पूछेंगे कि आप क्यों बनाना चाहते हैं? तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, वो फुलफिल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, वो देखना, वो समझना आपका काम है। कि आप उसको समझें कि हाँ, इसकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्व हो गई है? व्हाट वैल्यू विल दे डिराइव फ्रॉम द सॉल्यूशन, और उनके लिए उस सॉल्यूशन की किस तरह की वैल्यू है? जैसे कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, और आप जब उसको सर्वर पे लेके जा रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि हम इस तरह की चीज़ें बाय करें कि 1000 लोग आएँ। उसकी जो ज़रूरत है वो 1 लाख यूज़र्स की है। तो अकॉर्डिंगली आपको उसको जो है वो चीज़ें करनी होंगी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, हाउ विल योर मॉडल बी यूज्ड, आपका मॉडल किस तरीके से यूज़ होगा एंड हाउ विल इट फिट इनटू योर कस्टमर बिज़नेस प्रोसेस। फिर उसके प्रोसेस, बिज़नेस के प्रोसेस में वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ रही है, अगर आप हॉस्पिटल के लिए कोई ऐप बना रहे हैं, एआई बेस्ड ऐप है, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड है कि खुद ही से मतलब आपका जो पेशेंट है वो कॉल करे और वो खुद ही से उसको अपॉइंटमेंट के लिए बुक करे। बुक करने के बाद फिर जैसे अगर वो 5 डेज़ के बाद अपॉइंटमेंट है, तो 3 डेज़ के बाद वो उसको कॉल बैक करे या मैसेज करे कि अम आपका अपॉइंटमेंट परसों है, इस टाइम है, इस जगह पे है, और ये सारी चीज़ें। और समटाइम्स वो रिस्पॉन्सेज़ भी जनरेट कर रहे होते हैं कि अगर पेशेंट ये कहता है कि उस टाइम वो नहीं आ सकता, तो उसको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दें एंड सो ऑन, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज़ अवेलेबल? फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए मैं समझती हूँ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात ही नहीं है कि आपके पास डेटा किस टाइप का अवेलेबल है और कुड बी कलेक्टेड, और क्या आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा? ये पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो हर क्लाइंट से किया जाता है कि आप क्या हमें डेटा दे रहे हैं या हमें डेटा खुद अम, प्रोड्यूस करना पड़ेगा? तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसके चार्जेस भी अलग-अलग होते हैं। जब आप डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मशीन लर्निंग टास्क कैन बी मैप्ड टू द बिज़नेस? और फिर आप ये तो खैर आप खुद आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि मशीन लर्निंग का कौन-सा टास्क है जो ये बिज़नेस प्रॉब्लम को मैप करता है। तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आप मॉडल को सर्च कर रहे हैं कि ये मॉडल क्या मिलता-जुलता है, और आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन से एल्गोरिथम हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अपना मॉडल स्क्रैच से भी ट्रेन कर सकते हैं और अपने मॉडल को आप सर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग अपने-अपने जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आखिरी के 10 मिनट में पूछ सकते हैं, और मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जिसको आप कर रहे हों और आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो हम सब मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और उसको एंड तक लेके जाएँ। लेकिन प्रोजेक्ट आपने खुद बनाना होगा, लिटिल हेल्प तो हो सकती है, उस पे डिस्कशन भी हो सकती है, कहीं न कहीं हेल्प हो सकती है।
Frame the problem. Framing a machine learning problem usually involves many detailed discussion with stakeholder. अच्छा, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे होते हैं तो उस पे काफी सारी डिटेल डिस्कशन होती है। उनमें डिटेल डिस्कशंस क्या क्या होती हैं कि आपका सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपका इनपुट डेटा क्या होगा। फिर आप प्रिडिक्ट क्या करना चाह रहे हैं, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कितनी है, उसकी एक्यूरेसी क्या आएगी वो बात की बात है, लेकिन है क्या, प्रेडिक्ट क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मेरे पास 20,000, 60,000, 50,000 तस्वीरें हैं कैट्स एंड डॉग्स की, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मॉडल ये पहचान ले कि ये कैट है। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मुझे मुझे कैट को प्रेडिक्ट करना है। यू कैन ओनली लर्न टू प्रेडिक्ट समथिंग इफ यू हैव ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल। देन अगला पॉइंट ये आता है कि अगर तो आपके पास ट्रेनिंग डेटा है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लर्निंग कराएंगे किस चीज से, डेटा से, डेटा की इमेजेस से ही लर्न कराएंगे ना उसको। देन फॉर एग्जाम्पल, you can only learn to classify the sentiment of movie review if you have both movie reviews। अच्छा, अगर तो आपके पास दोनों तरह के मूवी रिव्यूज हैं तभी तो आप प्रिडिक्ट करा सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एज सच डेटा अवेलेबिलिटी इज यूजुअली द लिमिटिंग फैक्टर एट दिस स्टेज। फिर दूसरी चीज ये है कि अभी ये 5-6 साल पुरानी बुक है, तो ये कह रहा है कि इस वक्त जो है डेटा लिमिटेड होता है। अभी तक इनके पास डेटा लिमिटेड था, मे बी इससे भी पुरानी बुक हो, लेकिन अब तो हम कॉल भी करते हैं तो वो भी हमारा डेटा चला जाता है। सब्सक्रिप्शंस हद से ज्यादा हो गई हैं, तो डेटा तो अब काफी ज्यादा जो है वो क्योंकि इसकी जब जरूरत समझी गई कि डेटा कम होगा तो मॉडल ट्रेनिंग में मुश्किल होगी, तो डेटा प्रोड्यूस बार बहुत ज्यादा हो रहा है। In many cases, you will have to resort to collecting and annotating new dataset yourself, which we will cover in the next session. Sometimes ऐसा होता था पहले, नहीं, मैनी टाइम्स ऐसा होता था पहले कि आप अपने डेटा को खुद एनोटेट कर रहे होते थे, ह्यूमनली एनोटेट किया जाता था उसको, उसको हम लिखते थे, उसकी लेबल्स लगाते थे। ठीक है, अब क्या था, अच्छा अभी एक एक काइंड ऑफ लर्निंग मैं पढ़ रही थी, वो है सेमी सेमी सुपरवाइज लर्निंग, आई थिंक, जिसमें अगर आपके पास 100 पिक्चर्स हैं, 20 पिक्चर्स के ऊपर अगर आपके टैग्स लगे हुए हैं तो वो उसका बेस लाइन एक मॉडल बनाता है और बाकी के 80 पिक्चर्स को वो खुद से एनोटेट कर देता है। तो हमारे पास मॉडल भी ऐसे हैं जिसके थ्रू हम एनोटेशन कर सकते हैं। फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास ऐसे। व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टास्क यू आर फेसिंग, अब ये कहते हैं कि और अगर हम अच्छा, इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर डेटा सेट आपको खुद से बनाना है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में भी 7 चैप्टर को बोल रहा है। अभी कहते हैं कि हम किस तरह का मशीन लर्निंग का टास्क फेस कर रहे हैं, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी क्लासिफिकेशन, हम कितनी तरह के मॉडल्स कर चुके हैं। हमने किया था बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, और हमने किया था रिग्रेशन। लेकिन इसने बहुत सारे टाइप के मॉडल बताए हुए हैं। फिर कहते हैं समथिंग एल्स लाइक क्लस्टरिंग, जनरेशन एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन सम केस इट मे बी द मशीन लर्निंग इजंट इवन द बेस्ट वे टू मेक सेंस ऑफ द डेटा। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स में समटाइम्स जो मशीन लर्निंग होती है वो भी उस डेटा को उस तरीके से सेंस नहीं कर सकती। तो यू शुड, आपको क्या करना होता है कि कुछ पुराने, अच्छा जब हम ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो फिर हमें समटाइम्स हम जहाँ स्टक होते हैं तो हमें जिस तरह से किसी स्टोरी को समझने के लिए अगर हम एंड पे पहुंच जाए और वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाए स्टोरी, तो क्या कहते हैं कि यार इसको शुरू से पढ़ो। तो ये एक बेस्ट वे होता है। तो अगर हम कहीं टेक्नोलॉजी में स्टक होते हैं तो हम वहां पे भी ये करते हैं कि हम कुछ पुराने टैक्टिक्स को अपनाते हैं। जैसे बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो बहुत पुराने, 50-50 साल पुराने हैं, लेकिन उनको यूज किया जाता है क्योंकि वो अभी भी इफेक्टिव हैं। अगर इसकी वैसे ही हम सिंपल रियल वर्ल्ड में एग्जांपल C++ की ले लें, तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन अभी भी अगर उसको हम ये कहें कि इसकी इफेक्टिवनेस कहीं से कम हुई है तो ऐसा नहीं है। पाइथन बहुत रोबस्ट है और सारी चीजें हैं, लेकिन स्टिल C++ की अपनी एक वैल्यू है। तो ये कहता है कि अगर द फोटो सर्च इंजन प्रोजेक्ट इज अ मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन टास्क, ये
फिर वो टास्क को डिफाइन कर रहा है कि वो जो हमने अभी इसके शुरू में भी वो टास्क देखे थे कि वो ऑब्जेक्ट को किस मतलब अगर वेडिंग का पूरा सीन है तो वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के मॉडल के थ्रू रिकग्नाइज करेगा और उसको समझ जाएगा कि ये यहाँ पे वेडिंग वाला कोई सीन है। तो ये कहता है कि अगर हमारा फोटो सर्च इंजन वाला प्रोजेक्ट है तो वो मल्टी क्लास हो सकता है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन टास्क हो सकता है। अच्छा मल्टी और फिर ये कहता है अगर स्पैम डिटेक्शन है तो स्पैम में क्या है, यस और नो वाली कहानी है। मल्टी क्लास में क्या है, मल्टी क्लास में मोर देन वन आपके आंसर आ सकते हैं। अगर उसमें 10 12 15 टाइप की पिक्चर्स हैं, टाइप ऑफ पिक्चर्स हैं, एक सीनरी है जिसमें फॉर एग्जांपल बाहर ग्रीनरी है, एक वेडिंग का सीन है और इस तरह से डिफरेंट है, 10 12 हैं, तो वहाँ मल्टी क्लास है। अगर सिर्फ यस और नो वाली कहानी है तो वहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारे पास स्पैम डिटेक्शन आ जाता है कि या तो ये स्पैम है या फिर ये नहीं है। Then if you set offensive content as a separate class, it is a three-way classification task. और अगर आप उसमें एक और कंटेंट ऐड कर दें कि अगर ये स्पैम भी नहीं है और ये नॉर्मल भी नहीं है तो इसको हम ऑफेंसिव कंटेंट पर डाल दें तो ये एक सेपरेट क्लास बन जाती है और फिर ये थ्री वे क्लासिफिकेशन टास्क हो जाता है। फिर ये कहता है कि ये जो म्यूजिक रिकमेंडेशन हमने शुरू में पढ़ा था ये किस तरह का टास्क है, ये क्या है, बेटर हैंडल नॉट वी आर डीप लर्निंग बट वी आर मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। ये ऊपर जो इसने काफी सारे मॉडल्स जो है डिफाइन किए तो वो कह रहे हैं कि अगर आप म्यूजिक की रिकमेंडेशन का कोई इंजन बनाना चाहते हैं तो उसको आप मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन के थ्रू बनाएं। ये इटसेल्फ बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं, इनको समझने के लिए महीनों चाहिए, लेकिन ये है कि ये एक लाइक इन शॉर्ट वे ये चीजों को बता रहा है। देन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन प्रोजेक्ट इज अगेन, अगर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है या तो वो फ्रॉड है या तो फ्रॉड नहीं है, फिर दोबारा बाइनरी क्लासिफिकेशन आ जाते, यस और नो वाली सूरत हाल। देन द क्लिक थ्रू रेट प्रोडिक्शन प्रोजेक्ट इज स्केलर रिग्रेशन टास्क। अच्छा स्केलर रिग्रेशन टास्क में यहाँ पे इसको तो क्लिक थ्रू रेट प्रोडिक्शन, जहाँ पे हमारे पास मौसम के सूरत हाल हो, जहाँ पे हमारे पास स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज की कोई सूरत हाल हो, जिस जहाँ पे हमारे जो जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हो जाते हैं, वो सारे टास्क ऑलमोस्ट आई थिंक स्केलर रिग्रेशन के टास्क में आते हैं। उसमें अगर आप बोलें तो मैं कोई एक टास्क डिफाइन कर दूं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देन एनोमलस कुकी डिटेक्शन इन अ बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। अभी कहते हैं कि अगर कुकी डिटेक्शन के लिए आप देखें तो यह भी बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क है, बट इट विल आल्सो रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल एज अ फर्स्ट स्टेज। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम अगर देखें कि हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन भी है और उसमें एनएलपी का कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी या फिर ट्रांसफार्मर टाइप का कोई मॉडल पहले का वो लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिसमें हम दो दो या दो से ज्यादा मॉडल्स को यूज कर रहे होते हैं। और खासतौर पे जब हमारे पास कोई कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ अ टास्क आता है जो जनरली क्लाइंट अपने जरूरत के मुताबिक बता रहा होता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है तो आप उसको इस तरीके से बना के दें, तो वहां पे हमारे पास मोर देन वन मॉडल्स यूज हो रहे होते हैं और समटाइम्स कोई एक मॉडल भी ऐसा होता है कि जो हमारे दो दो तरह की चीजों को फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा अब ये कहता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, कभी हम हमारे पास ऐसी चीजें होती है जहाँ पे हमें स्क्रैच से किसी चीज को किसी मॉडल को ट्रेन करना होता है और कभी हमारे पास ऐसा होता है कि प्री ट्रेन मॉडल पड़े होते हैं। तो जो प्री ट्रेन मॉडल हमारे पास होते हैं तो अगर उसमें लिटिल चेंजेस के साथ वहां पे कोई फंक्शनैलिटी ऐड करके कोई छोटा फंक्शन ऐड करके या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर आपका काम हो सकता है तो एज फार एज आई थिंक कि हमें उसको यूज कर लेना बेहतर होता है। Perhaps your customer already has a handcrafted algorithm or otherwise it depends on the customer demand कि उसके पास कोई algorithm ऐसा है कि जो वो लेके आया है और वो कहता है कि इस algorithm के थ्रू ही मेरा काम
इस एल्गोरिथम के थ्रू ही मेरा काम करें तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, अभी कहता है कि क्या करे कि कस्टमर आता है और आपको कहता है कि स्पैम जो फ़िल्टर आप करें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का, और उसके अंदर बहुत सारे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हैं। Perhaps a human is currently in charge of manually handling the process under consideration, monitoring the but हम्म, तो फिर अगर वो कुछ इस तरह की डिमांड लेके आता है तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या, आपको उस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये ऑलरेडी ऑन प्लेस है और ये कैसे काम करेगा। अच्छा, फिर कुछ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि जो आपको जिससे डील करना होता है, जिसमें हम अगर एग्जांपल ऐसे ले लें, अ, अगर आपने कोई ऐप बनाना हो जहाँ पे स्पैम डिटेक्शन सिस्टम लगाना हो और वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो। अब ये एक अलहदा कहानी है। लेटेंसी कॉन्स्टेंट्स होते हैं इसमें, इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लेटेंसी कॉन्स्टेंट किस तरीके से आते हैं। बहरहाल ये एक ओवरव्यू है जिसको हम ले रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आपको क्या करना होगा कि आपकी डिवाइस को एम्बेडेड करके एम्बेडेड डिवाइस को रन करना होगा। रिमोट सर्वर, ये समथिंग लाइक दैट, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये मैं कल बताऊंगी। अच्छा, अब आपने अपनी अगर रिसर्च कर ली है तो फिर आपको ये देखना होता है कि आपके इनपुट्स क्या हैं। आउटपुट से पहले हमें इनपुट को देखना होता है कि इनपुट हम किस तरीके के से दे रहे हैं और हमारा जो डेटा है वो कितना रिफाइंड है और क्या वो उस फॉर्म में है जो मॉडल उसको जिस पे वो मॉडल रन हो सकता है। आपका टारगेट क्या है और आपकी मशीन लर्निंग का टास्क किस तरीके से आपने मैप किया हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, हाइपोथेटिक, अब ये कह रहे हैं कि आप हाइपोथेटिकली कुछ चीजें कर सकते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट का एक हाइपोथेटिकली ओवरव्यू देख लें कि ये चीजें हम करने वाले हैं और इसके ये रिजल्ट आ सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट को हाइपोथेटिकली अगर देख लें तो अच्छा है, अदरवाइज हमने इसको इस तरह से किया नहीं है। अब ये कलेक्टिंग ऑफ डेटा की तरफ जाता है। वंस यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टास्क, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अब आपके पास कोई ऐसा टास्क आता है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि वो कहता है कि ये मेरा फार्म हाउस है, इसमें इसकी इतनी प्रेमिसेस में अगर कोई वेपन लेके आए तो मुझे पता चल जाए। तो अगर हम उसको ऐसे ट्रेन करें कि हम वेपन्स की, ऑल टाइप ऑफ वेपन्स की पिक्चर्स डाल दें, तो हम डेफिनेटली हम कंप्यूटर विजन के किसी ही मॉडल की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि डेटा कलेक्शन अगर हम खुद कर रहे हैं वो नहीं दे रहा है तो हम डेटा में हमें चाहिए क्या है। तो अब ये कहता है, ये अब ये अपनी एग्जांपल दे रहा है कि जैसे फोटो सर्च इंजन का प्रोजेक्ट है, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले क्या होगा कि हमें सेट ऑफ लेबल्स चाहिए होंगे जिसको क्लासिफाई करना है। और फिर हम 1000 कॉमन, ये एक एग्जांपल दे रहा है कि 10,000 कॉमन इमेज कैटेगरीज हम बना लें कि इस कैटेगरी में ये आ सकता है। देन यू नीड टू मैनुअली टैग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ योर पास्ट, और फिर ये यही बात करें कि हम मैनुअली उसको टैग करेंगे इतने सारे 1000 इमेजेस को, जो कि अब नहीं होता। अब में भी चीजें चेंज है। और फिर ये दूसरी एग्जांपल दे रहा है कि जैसे अगर आपने डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन का प्रोजेक्ट देखा है या आप कर रहे हैं, तो अब आप ये क्या देखेंगे कि यूजर की जो चैट है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो आप उसको यूज नहीं कर सकते एज अ कंटेंट ट्रेनिंग मॉडल के, क्योंकि यू नीड टू गेन एक्सेस टू सेपरेट डेटा टू ऑफ 10 of thousands ऑफ अनफिल्टर्ड सोशल मीडिया पोस्ट एंड मैनुअली टैग देम ऑन ऑफेंसिव और एक्सेप्टेबल। फिर आपको क्या करना होगा, बहुत सारे मिलियंस थाउजेंड्स इन अनफिल्टर जो सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट लगा रहे होते हैं, और मैं तो उनको लेना होगा और उनको मैनुअली टैग करना होगा। ये डिफरेंट टाइप के टास्क पे डिफरेंट तरीके से डेटा किस तरीके से वो होगा।
गैदर होगा, और गैदर होने के बाद एनोटेट किस तरीके से होगा ये बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अगर म्यूजिक का रिकमेंडेशन आपका सिस्टम है, तो वहां पे आप क्या देखेंगे, यू कैन जस्ट यूज द लाइक्स ऑफ योर यूजर्स, कि आपके यूजर ने किस तरह की चीजों को लाइक किया हुआ है, किस तरह के म्यूजिक को लाइक किया है। तो यहाँ पे नो न्यू डेटा नीड टू बी कलेक्टेड, यहाँ पे आपको न्यू डेटा नहीं चाहिए, बल्कि जो रखा हुआ डेटा है उसमें सिर्फ ये चाहिए है कि उसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको उसने क्लिक किया है, लाइक किया है। लाइकवाइज फॉर द क्लिक थ्रू रेट प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट, जिसमें हम यही चीज देख रहे होते हैं कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट हो कि जो क्लिक्स के थ्रू उसको जो है प्रेडिक्ट कर रहा हो। यू हैव एन एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ क्लिक थ्रू रेट ऑफ योर पास्ट एड्स गोइंग बैक ईयर्स, और उसमें वो डेटा सेव होता जाता है जो पिछले आपने कुछ सालों में जिसको क्लिक किया होता है या जिसको पसंद किया होता है, और वही वही डेटा के ऊपर, उसी डेटा के ऊपर एल्गोरिथम वर्क करता है, और उसी डेटा को वो शफल करके आपको हर महीने, हर 10 दिन, 15 दिन में दिखाता रहता है। अब ये जो सेक्शन है ये सारा डेटा कलेक्शन का सेक्शन है। आई वाज रॉन्ग, कि मुझे लग रहा था ये 7 चैप्टर में होगा, लेकिन ये इसी चैप्टर में है। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई थी कि एक मॉडल ऐसा होता है जिसमें हम ऐसे करते हैं कि 20% अगर हमारे पास डेटा के ऊपर टैगिंग है, तो वो मॉडल ही उसको सपोर्ट करता है कि बाकी के 80% डेटा को वो टैग कर दे। अब मैं और भी दूसरे, अब मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैं और भी दूसरे मेथड्स देखूं, क्योंकि ज्यादातर जनरली हम डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। हम ये करते हैं कि क्लाइंट हमारे पास आता है और वो हमें ये कहता है कि उसका ये टास्क है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 98% वो डेटा अपने साथ लेके आता है कि ये डेटा है और इसके ऊपर ट्रेन करना है। लेकिन अगर हमें अपने खुद से भी डेटा को करना हो, तो हम सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कौन से तरीके हैं, और क्या चैट जीपीटी इसमें हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखें इसको। और ये फिर यही चीजें बता रहा है कि ह्यूमनली ही ये जरूरत है कि 1000 ऑफ डेटा को एनोटेट करें। ये अभी कहते हैं लर्न, आपने चैप्टर 5 में किया है कि हमने हमने मॉडल को देखा था कि किस तरीके से हमने जनरलाइज किया था, और उसके बाद मुझे जहां तक याद आ रहा है हमने उसको दोबारा से ओवरफिट भी किया था, उसकी बाउंड्रीज को चेक करने के लिए कि इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है। और फिर कहता है गुड डेटा सेट इज एन एसेट वर्दी ऑफ केयर ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास अच्छा डेटा सेट है तो वो बहुत ही कोई आसान हो जाता है बाकी के सारे टास्क को परफॉर्म करना। एक्स्ट्रा 50 आवर्स टू स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट चांसेस, अच्छा। हाँ, लेकिन ये चीज है कि आप एक्स्ट्रा 50 आवर्स उस प्रोजेक्ट पे लगा रहे होते हैं अगर आपके पास डेटा अच्छा नहीं है, लेकिन उन एक्स्ट्रा 50 आवर्स को आप कैश कर सकते हैं अगर आपको आता है, और आप क्लाइंट से कहें कि मुझे इसके लिए पे करें, तो फॉर श्योर वो पे करेगा। अच्छा, द पॉइंट दैट डेटा मैटर्स मोर देन एल्गोरिथम वाज मोस्ट फेमसली मेड इन अ 2009 पेपर ऑफ गूगल रिसर्चर टाइटल। ये कहते हैं कि एल्गोरिथम से कहीं ज्यादा हमारा डेटा मैटर करता है, ये 2009 तक गूगल की रिसर्च थी। देन दिस वॉज बिफोर डीप लर्निंग वॉज पॉपुलर, क्योंकि उस वक्त तक डीप लर्निंग इतना पॉपुलर नहीं था। और इसके बाद रिमार्केबली जब ये इसका राइज हुआ और इस पे इम्पोर्टेंस इसकी पता चली कि भाई डेटा इस तरह से भी गैदर हो सकता है। इफ यू आर डूइंग सुपरवाइज लर्निंग देन वंस यू हैव कलेक्टेड इनपुट्स सच एज इमेजेस, अगर आप सुपरवाइज लर्निंग में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपने इमेजेस को जैसे कलेक्ट किया, और अब आपको इस चीज की जरूरत है कि इसको एनोटेट किया जाए, तो क्या करेंगे, आपका जो मॉडल है वो टारगेट को प्रिडिक्ट ही कैसे करेगा जब उसको पता हो कि ये पता होगा कि ये वाली टैग के नीचे ये वाली पिक्चर है। तो समटाइम्स जो आपकी एनोटेशन है वो खुद ब खुद भी रिट्रीव होती हैं, सच एज दोस्त फॉर द म्यूजिक रिकमेंडेशंस क्लिक टास्क। जैसे कि अगर म्यूजिक की रिकमेंडेशन टास्क है, तो वहां पे थ्रू प्रेडिक्शन टास्क, बट ऑफन यू हैव टू एनोटेट। लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपको अपना डेटा हाथ से ही ह्यूमनली ही एनोटेट करना होता है, और ये काफी हैवी प्रोसेस होता है। इन्वेस्टिंग इन डेटा एनोटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
आपका जो डेटा है, योर डेटा एनोटेशन प्रोसेस विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर टारगेट। आपका जो ये पूरा डेटा एनोटेशन का प्रोसेस है, ये आपकी जो टारगेट की क्वालिटी है इसको डिटरमाइन करता है कि आपका मॉडल। ऑफ कोर्स हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा था और एक प्रैक्टिस भी की थी कि हम अगर पिक्चर्स ले लें बहुत सारी और उनकी एनोटेशंस को चेंज कर दें, तो फिर क्या होगा कि जब हम ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, वैलिडेशन की तरफ जाएंगे, तो वो जब टैग उसका होगा डॉग और उसके अंडर जो पिक्चर पड़ी होगी कैट, तो वो जिसको कहेगा डॉग वो माइट बी कैट हो, और जिसको वो कहेगा कैट वो माइट बी डॉग हो। तो क्वालिटी आपके मॉडल की उसी से डिटरमाइन होगी कि आपका आपका जो डेटा है वो किस तरीके से एनोटेट हुआ हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या हमें डेटा खुद से एनोटेट करना चाहिए? शुड यू यूज अ क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म लाइक मैकेनिकल ट्रक एंड कलेक्ट लेबल्स? और क्या आपको बहुत बड़ी एक टीम बिठानी चाहिए कि जहाँ पे वो लाइक वो सिर्फ उसको एनोटेट करता रहे, और हमें कोई सर्विस को यूज करना चाहिए जहाँ पे वो कंपनी हमें सारे लेबल करके दे दे? आउटसोर्सिंग का मतलब यही होता है कि आप किसी कंपनी को वो काम दे दें कि वो आपका टाइम और मनी बचा सकती है, बट इट टेक्स अवे कंट्रोल, लेकिन उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। ई- उम, अच्छा, अब ये मैकेनिकल टर्क जो है इसके थ्रू कहता है कि ये इनएक्सपेंसिव है, यानी एक सस्ता मेथड है, लेकिन आपका डेटा नॉइजी हो जाता है। अब डेटा जो नॉइजी है वो क्या है कि जिसमें एरर्स है, एरर्स वाला डेटा नॉइजी कहलाता है। तो फिर क्या करें? टू पिक द बेस्ट ऑप्शन कंसीडर द कांस्टेंट यू आर वर्किंग विद। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास ऑप्शंस अगर हैं, तो ऑप्शन से पहले हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या है, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। तो ऑब्स्टिकल्स को अगर हम देखें, उन कांस्टेंट्स को देखें, तो क्या है? डू द डेटा लेबल्स नीड टू बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और कुड एनीवन एनोटेट द डेटा? क्या जो हमारा डेटा एनोटेट करेगा वो बंदा कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, या कोई भी हो जो हमारे डेटा को एनोटेट कर सकता है? जो लेबल्स हैं कैट वर्सेस डॉग इमेज क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम वाले, वो किसी कोई भी उसको कोई बच्चा भी बैठ के बता देगा ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, डॉग है। बट दोज फॉर अ डॉग ब्रीड क्लासिफिकेशन टास्क रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर हम ये कहें कि अब डॉग का की ब्रीड हमने चेक करनी है, दुनिया में अगर 10,000 तरह के डॉग हैं, तो फिर उसके लिए हमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला बंदा चाहिए। मीनवाइल एनोटेटिंग सिटी स्कैन ऑफ बोन फ्रैक्चर्स प्रीटी मच रिक्वायर अ मेडिकल डिग्री। और फिर अगर हम सो ऑन इस तरह की चीजों को देखते जाएं कि जैसे अगर हमारे पास सिटी स्कैन्स हैं, तो उसको इनोटेट करने के लिए तो फिर हमें कोई ऐसी मेडिकल डिग्री की जरूरत होगी कि वो आया कि ये है या ये नहीं है। Then in if annotating the data requires a special, ये अभी सारे I am thinking that तो ये अभी सारे प्रॉब्लम्स बता रहा है, और आई एम प्रीटी श्योर कि इसके सोल्यूशन भी कुछ पेजेस के बाद बताए। If annotating the data requires a specialized knowledge, can you train people to do it? फिर क्या डेटा को इतना अब आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट आएगा तो किस तरह का डेटा आपसे रिक्वायर कर लेगा। आपका क्लाइंट कोई मेडिकल एक्सपर्ट भी हो सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, और वो का आईटी एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो क्या उसके लिए आप हर दफा कोई एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि आप यहाँ से आए हैं तो इसकी एनोटेशन के लिए इस कंपनी को हायर किया जाए? इफ यू डोंट यू विल हैव टू ट्रीट योर डेटा सेट एज अ ब्लैक बॉक्स। अगर ऐसा चाहिए तो आपको अपना डेटा को एज अ ब्लैक बॉक्स लेना पड़ेगा, और आप मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। दिस इज क्रिटिकल बट इट कैन बी लिमिटिंग। ये इतना ज्यादा कहते हैं क्रिटिकल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक डेटा की अगर हम बात करें, और अगर हम ये कहते हैं, जब हम ये समझते हैं कि जो हमारी डीप लर्निंग का मॉडल है उसको बड़े बड़े डेटा सेट चाहिए होते हैं अच्छी सी लर्निंग करने के लिए, तो फिर ये तो हमें कंफर्म पता है कि ये लिमिटिंग हो जाता है, ये लिमिटेड हो जाता है। इफ यू डिसाइड टू लेबल योर डेटा इन हाउस, आस्क योरसेल्फ व्हाट सॉफ्टवेयर यू विल यूज टू रिकॉर्ड एनोटेशंस। फिर आपने अगर इन हाउस अपने काम करना है, तो फिर आप कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे कि जहाँ पे उसका रिकॉर्ड एनोटेशन का रिकॉर्ड हो रहा हो। यू मे वेल नीड टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर योरसेल्फ, मे बी आपको वो सॉफ्टवेयर खुद बनाना पड़े।
प्रोडक्टिव डेटा एनोटेशन सॉफ्टवेयर विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम कोई ऐसी चीज देखें जिससे हमारा एनोटेशन खुद से हो जाए, ऐसी सॉफ्टवेयर हो, तो हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। सो इट वर्थ इन्वेस्टिंग इट इन अर्ली इन द प्रोजेक्ट। तो जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये वाली चीज को आप सबसे पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने टाइम को, एफर्ट को, कि हमने उस डेटा को किस तरीके से रिफाइन करके अपने मॉडल के लिए इस काबिल बनाना है कि वो मॉडल में उस तरह से रन करे कि जो हमारा आउटकम है, वो जितना क्वालिटी इनपुट हम उसको देंगे उतना क्वालिटी आउटपुट हमारे पास आएगा। तो वो हमारा आउटकम जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो। अच्छा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ बीवेयर ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा आ रहा है। इस वाले टॉपिक को हम कल कवर करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट 7:55। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।